हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं, क्लोज टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास को ले रहे होंगे और जिनके माइंड में एक डाउट होगा कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बताना चाहूँगी। अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूँ बच्चों, क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपका एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। अब आप बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत बार आपने देखा होगा कि पैराग्राफ आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है, पैराग्राफ आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है और हर ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं। अब देखो, जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट है ब्लैंक फॉर्म में, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट। तो क्लोज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो वही ब्लैंक फॉर्म में होते हैं, जिसके लिए हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको उन ऑप्शन की हेल्प से उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। उन ऑप्शंस की हेल्प से उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे क्लोज टेस्ट के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर वोकैब की। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्लोज टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारे ग्रामर पार्ट की होती है। आफ्टर दैट आपका वोकैब पार्ट। अगर आप कोई भी क्लोज टेस्ट उठा लो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, आप इजीली देखेंगे अगर प्री के अंदर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट, तो डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड आ जाते हैं एंड रिमेनिंग एक क्वेश्चन आपका वोकैब बेस्ड या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड आते हैं। बस वही पॉइंट आता है, अगर 3 ग्रामर बेस्ड है तो 2 आपके वोकैब बेस्ड होंगे, या 4 ग्रामर बेस्ड है तो 1 आपका वोकैब बेस्ड। तो इस टाइप से आपको क्लोज टेस्ट को करना है। अब देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल मीन्स आपके ऑलरेडी पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आ रखा है, उसके थ्रू आप समझेंगे कि हम किस तरह के एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सीजीएल मेंस का क्लोज टेस्ट है ये। सीजीएल मेंस की बात करें, 12/9/2019 में पूछा गया क्लोज टेस्ट है ये। आपको ध्यान देना है बच्चों कि हर जितने भी ब्लैंक है उसको नंबर्स में मेंशन कर रखा होता है, उसी नंबर को नीचे क्वेश्चन नंबर में डाल देते हैं कि कौन सा फर्स्ट ब्लैंक में होगा, कौन सा सेकंड ब्लैंक में होगा, कौन सा थर्ड, और हर क्वेश्चन के लिए नीचे आपको 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे। अब यही ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज कर आपको जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करना होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों बहुत बात क्या हो रही है कि इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, a gardener of the irrigation department has handed dash to the police 57 tolls of gold। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो ईमानदार गार्डनर था, ठीक है, उसने अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए, ऐसे बहुत कम होता है, उसने क्या करा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो गार्डनर था उसने पुलिस को गोल्ड दिया। अब पॉइंट क्या आता है, जब हम किसी को देने की बात करते हैं तो वहां पर हैंडेड के साथ आता है ओवर। बोलते हैं ना, आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने वर्क को हैंड ओवर कर दो, किसी और को दे दो। तो हैंड ओवर होता है जब हम किसी को देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हैंड के साथ आता है ओवर। हम आउट, अप या फिर डाउन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है कि गोल्ड डैश बाय हिम वाइल वॉकिंग इन डैश। अब जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड डैश बाय हिम। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिकवर्ड आएगा, रिकवर्स आएगा, रिकवरिंग आएगा या फिर रिकवर आएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गार्डनर ने हैंडेड ओवर किया, ठीक है। अब आफ्टर दैट हम बाय हिम की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने हैज़ के साथ हैंडेड लिखा तो डेफिनेटली आफ्टर दैट भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिकवर्ड।
क्या यूज़ करेंगे? एक तो उसने क्या किया, उसको हैंडेड ओवर किया, दूसरा क्या किया, उससे रिकवर्ड किया गया, यानी कि जो काम हो गया कंप्लीटेड वो पास्ट हो गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगेन उसने बोला कि वाइल वॉकिंग इन द डैश ऑफ द सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो। अब वो क्या कर रहा था वहां पे, वाइल वॉकिंग इन द डैश ऑफ द सुपर इंटेंडेंट इंजीनियर्स बंगलो। अब जब बंगले की बात की जाएगी तो बंगले के अंदर हमारा पार्क होगा, फील्ड होगा, ऑर्चार्ड होगा या फिर गार्डन होगा, तो डेफिनेटली हम गार्डन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि द डैश इन टर्न हैज हैंडेड ओवर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप बच्चे ज़रूर देखेंगे कि उस क्लोज टेस्ट में मेंशन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स उस क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी मेंशन होते हैं, जैसे इसके अंदर भी है। उसने बोला है कि द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर। ये ऊपर वाले का जो हैंडेड के साथ क्या आएगा, ओवर, आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर डैश। अब किसको दे रहा है वो, कस्टम ऑफिसर को, पुलिस को, गार्डनर को या फिर इंजीनियर को। अभी हमने ऊपर देखो हैंडेड को पढ़ा था, हैंडेड का आंसर ओवर दे रखा है, वहीं पर ओवर के साथ हमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, पुलिस। क्या लिख रखा है बच्चों, पुलिस। तो इसका आंसर भी ऑलरेडी आपके पैराग्राफ में मेंशन है, तो आप इजीली आंसर टिक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर आपको आंसर्स उसी क्लोज टेस्ट के अंदर मेंशन होता है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको आंसर आधे से ज़्यादा वहीं मिल जाते हैं उसी क्लोज टेस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। हैंडेड ओवर द डैश, अब उसने क्या हैंडेड ओवर किया, अब ऑलरेडी मेंशन था हैंडेड ओवर क्या किया है, गोल्ड। अब मैंने आपसे क्या बोला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्लोज टेस्ट में जिनके आंसर्स आपको उसी क्लोज टेस्ट के अंदर मिल जाएंगे, और ये भी उनमें से एक ही है। हम बात किसकी कर रहे हैं, पुलिस को उसने गोल्ड हैंड ओवर किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कॉइन्स का, बैंगल्स का, बिस्किट्स का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, गोल्ड का। किसका यूज़ करेंगे, गोल्ड का। नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन। अब वहाँ पर हमने क्यों उसको दिया, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हम जब किसी पर्पस के लिए देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर, इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया, ठीक है। अबाउट डिस्क्राइब के लिए यूज़ होता है, बाय का यूज़ होता है जब आप किसी परफॉर्मर को कनेक्ट कर रहे हैं, और टू का यूज़ आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें जब हम किसी काम के लिए दे रहे हैं, किसी पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इट वॉज इन जून दिस ईयर। ये क्या था, जून में था, ठीक है। रामदयाल फाउंड अ टिनी प्लास्टिक बॉक्स। इट वॉज इन जून दिस ईयर डैश। अब डैश के बाद आफ्टर आएगा, अंटिल आएगा, फिर दैट आएगा या वाइल। देखो अंटिल का यूज होता है टाइम के लिए, और टाइम के साथ साथ ये टाइम के लिए आता है, और टाइम के साथ साथ आता है जब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, यानी कि जहाँ पर कंडीशन और रिजल्ट हो। तो यहाँ कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और अगर हम बात करें वाइल, तो वाइल का यूज होता है जब आप किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करें, यानी कि कोई भी आपका काम जारी है, तो इन प्रोग्रेस को दिखाने के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस के दो प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखाने के लिए, या पास्ट के एक प्रोग्रेसिव और एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर ना तो हम दो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, और ना ही हम एक प्रोग्रेसिव और एक कंप्लीटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाइल का भी यूज़ नहीं होगा। तो बचता का क्या है हमारा, दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दैट।
नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है यहाँ पे कि डैश विथ पॉलिथीन, ठीक है, बट इट 6 इंचेस। अब उसने जो वहाँ पर टिनी प्लास्टिक बॉक्स था, मेटिकुलसली उसको क्या किया गया, शेल्टर्ड किया गया, टॉप्ड किया, एनक्लोज किया या फिर कवर्ड किया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमने उस टाइम क्या था, उसने एक प्लास्टिक बैक बॉक्स लिया एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, एनक्लोज होता है जैसे किसी भी चीज़ को आप जोड़ देते हो, ठीक है, शेल्टर जैसे आप सबको ज़रूरत होती है एक छत की, ठीक है, और टॉप जो टॉप होता है, एंड एनक्लोज नहीं होगा तो बसता हमारा क्या है, कवर्ड। कभी कभी अगर आपको कुछ ऐसे आंसर्स हो जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएं हमें क्या यूज़ करना है, तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर आकर आप सिंपल उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो जो आपको पता है। तो आप देखेंगे जब रिमेनिंग ऑप्शन बचेगा वो हमेशा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बचेगा। तो जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि आंसर हमें ऑप्शंस कुछ पता है कुछ ऑप्शंस नहीं पता है, तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे आपको उन पर काम करना है पहले जो आपको पता है। तो आप एलिमिनेशन लगाओगे तो आप एट दैट टाइम आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पर इजीली पहुंच जाओगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है 6 इंचेस डैश अंडर आ बनियान ट्री वाइल डिगिंग द गार्डन। जब उसको खोदने की बात की गई है, अब खोदने के लिए उसको डीप, डीपन, डीपली या फिर डेप्थ, तो खोदने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके कहाँ जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, डीप में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, डीप आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब he dashed the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins all of gold. अब जब वो उसने क्या करा, उस बॉक्स को लिया, अपने घर आया, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या देखा, उसमें उसको क्या मिला कि उस बॉक्स के अंदर बिस्किट्स भी थे, बैंगल्स भी थी और कॉइन्स भी थे, सारे गोल्ड के, ठीक है। अब पिक्ड ऑन, पिक इन, पिक्ड ओवर या पिकअप। अगर हम बात करें बच्चों पिक ऑन की, पिक ऑन की बात करें तो पिक ऑन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज को चुनने का काम करते हो, चूज समवन और समथिंग, जब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करने का काम करते हो तो वहां पर आता है, ठीक है। एंड पिक्ड इन का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है, पिक्ड इन का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है। और पिक्ड ओवर की बात करें तो इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को ऊपर उठाने का काम करो, बोलते हैं पिकअप करो इसको, ठीक है, उठाओ चीजों को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसने बॉक्स को क्या किया, वहाँ पर निकालने का काम किया। तो वहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, दैट इज हम यूज़ क्या करेंगे वहाँ पे, पिकअप किया, ठीक है। तो उठा लिया, तो उठा लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पिकअप। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन पिकअप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखेंगे, अगेन आपके सीजल मेंस का ही है जो 12/9/2019 में पूछा गया है। हंटर गैदर कल्चर was the way of life for early humans until around 11,000 to 12,000 years ago. मारना, वो जो हंटर वाला केस होता था, गैदर कल्चर जो था, एक बहुत लाइफ को जीने का एक तरीका था, लगभग 11,000-12,000 साल पहले। द लाइफस्टाइल ऑफ द हंटर गैदर वॉज डैश ऑन हंटिंग एनिमल्स, जो कहीं ना कहीं शिकारियों की जो लाइफ होती थी वो डिपेंड होती थी जानवरों को शिकार करने पे। अब यहाँ पर उनकी लाइफ दूसरे पे डिपेंड है। अब देखो दो केसेस आते हैं, वॉज वर्ड के साथ या तो आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आता है। अब जब बात होती है पैसिव वॉइस की,
तो पैसिव वॉइस की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम आईएनजी का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम वॉज के साथ वहाँ यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस और एस का यूज कभी भी इन इंग्लिश ग्रामर नहीं होता। वॉज और वर्ब बच्चों दो ही वर्ब को लेकर आते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, या फिर थर्ड फॉर्म आती है, और कोई भी फॉर्म का यूज हम वॉज वर्ब के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बेस्ड का यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आफ्टर दैट उसने बोला है कि जो वहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैश डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर। उन्होंने आविष्कार किया, खोजा चीज़ों को, उनके कल्चर की जो था अभ्यास उसको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैव की, हैज़ की, हैड की या फिर हैविंग की। अब देखो बच्चों, अगर हम डिस्कवर्ड की बात करें तो डिस्कवर्ड के साथ हमें ये क्लियर है कि डिस्कवर्ड के साथ हम हैविंग का यूज़ तो नहीं करेंगे, हम डिस्कवर्ड के साथ तो हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात जब कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो हैव या हैज़ का यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते बच्चों क्योंकि हैज़ आता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अब उन्होंने जो कल्चर में जो चीज़ों को डिस्कवर्ड किया है, चीज़ें पुरानी थी, डिस्कवर्ड तो अभी हुआ है, तो इसलिए हम हैड की जगह क्या यूज़ करेंगे, हैव। हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, हैव। नेक्स्ट आते, आफ्टर दैट उसने बोला है यहाँ पर कि एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर डैश मॉडर्न ह्यूमन्स होमो सेपियंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज। अब कल्चर के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ह्यूमन जो मॉडर्न ह्यूमन है उनसे कल्चर किस तरह से उसकी बात कर रहे हैं, विद, फ्रॉम, बाय या फिर टू। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे उस केस में जब हम परफॉर्मर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बाय का। हम विद का यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, और फ्रॉम जब हम किसी चीज़ से अलग करने की बात कर रहे हैं या फिर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे टू का यूज़ तो हो ही नहीं सकता, तो बसता क्या हमारा फ्रॉम, बाय। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है कि एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज डैश बैक एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब बात हो रही है कि डैश बैक एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप यूज़ करेंगे डिस्टेंट की, आप नियर की, फार्दर की या फिर फार की। तो हम फार्दर जो होता है ये भी दूरी के लिए आता है, लेकिन ये कंपैरेटिव फॉर्म है और यहाँ हम कंपैरेटिव की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एज आ रहा है, और एज का यूज़ हम पॉजिटिव के केस में करते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे। हम डिस्टेंट या फिर नियर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम दूरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे, उसने बोला है कि बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदर कल्चर अर्लियर ग्रुप रिलाइड ऑन, कि उस कल्चर से पहले, उस कल्चर के किस चीज़ से पहले, डिपेंडेंस से पहले, एक्सपीरियंस से पहले, एमरजेंस से पहले या फिर डिपार्चर से पहले। डिपेंडेंस होता है जब आप दूसरों पर निर्भर रहने की बात करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंस का यूज होता है जब आप दूसरों पर निर्भर होने की बात करते हैं। एक्सपीरियंस अनुभव होता है, और डिपार्चर जब आप किसी चीज़ को छोड़ने की बात करते हैं, जैसे आपकी ट्रेन होती है, उनका एक डिपार्चर का टाइम होता है, छूटने का समय होता है, अराइवल का, पहुंचने का समय होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एमरजेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों, हमारा एमरजेंस। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला आफ्टर दैट कि अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन डैश प्रैक्टिस ऑफ animals remains that predators left।
आफ्टर दैट अब हम लोग क्या यूज करेंगे, एन, वन, द या फिर आर्टिकल ए। आर्टिकल ए और एन की बात करें तो इन दोनों का मतलब वन होता है, यानी कि ये तीनों यूज होते हैं किसी एक के लिए। तो यहाँ पर हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चों एक की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्लियर हो गया कि ये तीनों का मीनिंग तो सेम है। आर्टिकल ए और एन का यूज होता है फॉर इन इंग्लिश ग्रामर फॉर वन। जब हम किसी एक की बात करते हैं वहाँ यूज करते हैं हम आर्टिकल ए और एन। तो यहाँ पर हम ए और एन और वन का यूज नहीं करेंगे, तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, द। आंसर ऑप्शन क्या आएगा, द। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, उसने बोला है कि रिमेन्स दैट predators left dash because hunter gatherers did not rely on agriculture before, beyond, beneath या फिर behind। before का मतलब होता है बच्चों पहले, before का मतलब होता है पहले, और बियॉन्ड मतलब होता है जब चीज़ें ऊपर होती हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि वो उसको नहीं छोड़ सकता, क्या, पीछे नहीं छोड़ सकता। तो पीछे नहीं छोड़ सकता, दैट इज बिहाइंड। तो यहाँ पे बेनेथ, बियॉन्ड एंड बिफोर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है बिकॉज हंटर गैदर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर डैश यूज्ड मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी, कि कहीं ना कहीं उन लोगों को अब किनको करना पड़ेगा, दैम को, ही को, दे को या फिर वी को। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा के क्योंकि गैदर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब एक से ज़्यादा की बात होगी, चाहो तो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो, दे नीड इट फॉर सर्वाइवल, यानी कि दे की बात हो रही है। अब आपके माइंड में एक डाउट तो ज़रूर होगा, ही और वी तो नहीं आएगा बट दैम भी तो आ सकता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर यूज्ड वर्ब दे रखी है तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, और दैम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और हम बिफोर वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव का यूज नहीं करते, हमें यूज करना है सब्जेक्टिव का, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे दे का। सो इसीलिए आंसर ऑप्शन दे होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने इंडेड डैश लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरियाज ऑफ। अब इंडेड डैश, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूज्ड कौन कर रहा है, दे, तो लाइफस्टाइल भी किनका होगा, दे का ही होगा। तो दे का अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे या फिर देयर्स लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइफस्टाइल आ गया तो हम देयर्स का यूज नहीं कर सकते। देयर बच्चों वहां पर देयर में ऐसा लगता है जिसको हम बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। ये पसेसिव प्रोनाउन होता है, ये आपका केस है पसेसिव प्रोनाउन का, ये आपका पसेसिव प्रोनाउन है और ये आपका पसेसिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज होता है बिफोर नाउन, एंड पसेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ यूज नहीं होता, क्योंकि पसेसिव जो प्रोनाउन बनता है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाकर बनता है, और ये वहाँ यूज होगा जहाँ पर नाउन बार बार रिपीट हो रहा है और विद पसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो वहाँ मिलकर बनता है आपका पसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम लोग देयर्स का यूज नहीं करेंगे, एंड दे के अकॉर्डिंग इट्स और अवर का तो यूज हो ही नहीं सकता। तुम्हारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, देयर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उन्होंने बोला है कि रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरियाज ऑफ डैश टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल। उनको वहाँ पर उस एरियाज में ज़रूरत है एक्सेस करने की, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए खाना, ठीक है, ताकि वो अपने जीवन यापन यानी कि जीवन को चला सके सर्वाइवल के केस में। अब वो टाउन्स की बात कर रहा है, वैलीज की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है या फिर विलेजेस की बात कर रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों यहाँ पे कि ये जो टाउन है और जो विलेजेस हैं, क्या हमें कहीं भी टाउन विलेजेस की बात कर रहे हैं, नहीं, हम कंप्लीट किसकी बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट लैंड की बात कर रहे हैं।
और लैंड के अकॉर्डिंग हम आंसर ऑप्शन थर्ड लगा देंगे. सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ एंड ऑप्शन सेकेंड. वैलीज, घाटियों की भी बात नहीं की जा रही है. आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. देखिएगा बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, डाउट रहता है कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ मिलेंगी. सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वो मुखर्जी नगर में चलती हैं. ये आपके मुखर्जी नगर का एड्रेस है. हमारे ऑफिस का जो एसएससी बुलेट का ऑफिस है. आपके ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंग्लिश मैं ही आपको पढ़ाऊंगी और मैथ्स आपके अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे. और रेगुलर क्लासेस रहती हैं आपकी इंग्लिश स्पेशल और मैथ स्पेशल, दोनों की क्लासेस चलती हैं हमारे एसएससी बुलेट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर. ठीक है, और आप बच्चे चाहे तो विजिट कर सकते हैं. बाकी फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ये है. ठीक है, 8595636284 ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है. तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग बैचेस, जो भी न्यू बैचेस ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट के मैसेज और कॉल रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं फॉर ऑनलाइन बैच के लिए, तो मैं उन स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिन स्टूडेंट को भी ऑनलाइन बैच चाहिए तो वो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन बैच भी. ठीक है, सो आप बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर. ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है. बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है बच्चे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दिया करो. और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन. बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.